हेलो प्यारे बच्चों, एक बार सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने मैक्सवेल समीकरण का अध्ययन किया था। आज हम मैक्सवेल समीकरण के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, अर्थात मैक्सवेल समीकरण के अनुप्रयोग की स्टडी हम करेंगे। ओके बच्चों, तो आइए हेडिंग डालिएगा, मैक्सवेल समीकरणों के अनुप्रयोग। मैक्सवेल समीकरणों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, तो इसमें पहला अनुप्रयोग है जिसका नाम है क्लॉसियस क्लेपिरॉन समीकरण। क्लेपिरॉन समीकरण। ओके बच्चों, तो देखिएगा क्या होता है, इसको हम कैसे इसका डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पर देखिएगा ना, एग्जाम में आप किसी नाम से क्वेश्चन आएगा कि क्लेसियस क्लेपिरॉन समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है, तो बच्चों देखिएगा कैसे हम इसको करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो लिखोगे किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप के सापेक्ष दाब में परिवर्तन को क्लेसियस क्लेपिरॉन समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जब भी कोई पदार्थ अपनी स्टेट चेंज करेगा, लेट कंसीडर, मानिएगा कि वो कोई भी पदार्थ मान लीजिए सॉलिड स्टेट में है, मान लीजिए वो किसी लिक्विड में जाना चाह रहा है, तो वो जब वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा, यानी कि अपनी दूसरी स्टेट में जाएगा, तो उस कंडीशन में दाब का ताप के सापेक्ष जो परिवर्तन है ना बच्चों, ये वाला डेल पी अपॉन डेल टी, इसका जो चेंज आ रहा है ना, प्रेशर का टेम्परेचर के सापेक्ष में जो चेंज आ रहा है, उसको हम किस समीकरण से दर्शाएंगे? क्लेसियस क्लेपिरॉन समीकरण द्वारा। ठीक है बच्चों, क्लेसियस क्लेपिरॉन समीकरण द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखिएगा हम इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। तो लिखोगे फ्रॉम द्वितीय मैक्सवेल समीकरण से। तो देखिए बच्चों, द्वितीय मैक्सवेल समीकरण हमारे पास होगा डेल पी अपॉन डेल टी, डेल एस अपॉन डेल वी, आपने पढ़ा है ये। और यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा द्वितीय मैक्सवेल समीकरण है। तो बच्चों यहाँ पर जब भी आप क्लेसियस क्लेपिरॉन समीकरण निकालेंगे तो उसमें आप द्वितीय मैक्सवेल समीकरण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसको दोनों तरफ आप टी से मल्टीप्लाई करिए, दोनों तरफ टी से गुणा करने पर तो कितना आएगा? टी डेल पी अपॉन डेल टी वी एंड टी डेल एस अपॉन डेल वी टी। ओके, अब देखिए बच्चों आगे, यहाँ पर हम ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम लगाएंगे। अब देखो ना, देखो बच्चों, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इस टेम्परेचर को आप अंदर ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा टी डेल पी अपॉन डेल वी टी एंड टी डेल एस अपॉन डेल वी टी। यह आ गया अपने पास, यहाँ पे कितना है? वी आएगा, सॉरी। ठीक है, अब देखो बच्चों, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, तो लिखेंगे ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से
द्वितीय नियम से। तो बच्चों ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम वो क्या होता है, ds इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। ठीक है, लेकिन यहाँ आंशिक अवकलन के रूप में लिखेंगे इसको, तो ये बन जाएगा डेल क्यू इक्वल टू टी डेल एस। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो टी डेल पी अपॉन डेल वी, यहाँ पे कितना है अपने पास, ये टी है, इज इक्वल टू टी डेल एस हो गया डेल क्यू अपॉन डेल वी, और बच्चों ये आ गया टी। ठीक है, तो एक बार यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। आप आराम से लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके और आराम से राइट डाउन करो, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसको आगे अपन कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो, इसको आप कोई समीकरण नंबर देंगे, पीछे भी दे देना चाहे देना चाहो तो, मैंने इसको ए नंबर दे दिया है। ठीक है, समीकरण ए बच्चों ध्यान से देखो समीकरण ए को। समीकरण ए में डेल क्यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत ताप पर आयतन के सापेक्ष ऊष्मा में परिवर्तन को दर्शाता है। नियत ताप पर आयतन के सापेक्ष ऊष्मा में परिवर्तन को दर्शाता है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा कहते हैं, जिसे L से व्यक्त करते हैं, L से व्यक्त करते हैं बच्चों। ठीक है, यानी कि ये जो टर्म है इसे हम गुप्त ऊष्मा बोलेंगे बच्चों, जिसे हम L से व्यक्त यहाँ पर करेंगे। तो देखो T, एक लाइन और लिख लो पहले यहाँ पे, माना निकाय का प्रारंभिक अवस्था में आयतन V1 है, वह अंतिम अवस्था में आयतन V2 है। ठीक है, अतः जो आयतन में परिवर्तन आएगा वो कितना आएगा, dV इक्वल टू V2 माइनस V1। ठीक है बच्चों, आयतन में परिवर्तन होगा क्योंकि प्रारंभिक में कितना है V1 और अंतिम कितना है V2, क्योंकि हमने कहा है कि नियत ताप पर आयतन के सापेक्ष ऊष्मा में जो परिवर्तन आएगा ना, उसे हम गुप्त ऊष्मा कहेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं फर्दर, वो देखिएगा। तो हमारे पास जो बच्चों डेल क्यू अपॉन डेल वी और टी, यानी गुप्त ऊष्मा की परिभाषा से हम लिख सकते हैं L अपॉन V2 माइनस V1। ठीक है, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं बच्चों, डेल क्यू अपॉन डेल वी टी और L V2 माइनस V1। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ तक एक बार राइट डाउन कर ले बच्चों इसको। अब देखो इसमें आगे क्या होगा, ये जो टर्म आ रही है L V2 माइनस V1, है ना, यही आपका बच्चों क्लेसियस क्लेपिरॉन समीकरण कहलाएगा। लेकिन देखिएगा बच्चों, इसके अंदर एक चीज़ और है ना, वो देखो पहले। अपन ने शायद थोड़ा सा मिस्टेक किया है यहाँ पे, कि हमने इसको सही है ये तो क्या बोल दिया अपन ने, अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो समीकरण ए में, तो लिखोगे समीकरण ए से, तो फाइनल उसके बाद आएगा ना क्लेसियस क्लेपिरॉन समीकरण, टी डेल पी डेल टी वी, इसकी जगह ये वैल्यू L V2 माइनस V1। अब देखिएगा यहाँ से हमारे पास आएगा डेल P डेल T V L T और V2 माइनस V1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है, ये टोटल जो एक्सप्रेशन है बच्चों, इसे हम क्लेसियस क्लेपिरॉन समीकरण कहते हैं। देख लो आप समझिएगा, परिभाषा जो मैंने लिखी थी वही है
कि स्थिर आयतन पर देख लो ताप के सापेक्ष दाब में परिवर्तन होगा। मैंने लिखा है सर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान, है ना। हाँ, यहाँ पर अपने मिटा दिया। जो ताप के सापेक्ष दाब में परिवर्तन को हम क्लेसियस क्लैपेरॉन समीकरण कहते हैं। तो बच्चों ये क्या कहलाता है? क्लेसियस क्लैपेरॉन समीकरण कहलाता है। यहाँ तक राइट डाउन करें। ये आपका मैक्सवेल का एक अनुप्रयोग पूरा हुआ बच्चों। राइट डाउन करें यहाँ तक। अब चलते हैं बच्चों, हम सेकंड मैक्सवेल का जो अनुप्रयोग है वो पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है, बिकॉज आपके वो एग्ज़ाम निकट है, इसलिए हम चाहते हैं आपका सिलेबस टाइम पे पूरा हो। इसीलिए हमने आपके लिए बच्चों जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनके लिए एप्लीकेशन के अंदर नोट्स डाल दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो थर्ड पेपर है उसके भी, ठीक है, ताकि आप जो थ्योरेटिकल पोर्शन है थोड़ा सा यूनिट फर्स्ट में कुछ परिभाषाएं हैं उनको आप लिख लीजिएगा बच्चों, फिर मैं यहाँ पर समझा दूंगा तो हमारा लिखने का टाइम यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा क्या करें उनको लिख लीजिए, अगर आपके पास टाइम कोई भी आपके पास फ्री टाइम होता है तो उसमें आप लिखिएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर हम सेकंड मैक्सवेल का सेकंड एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं और वो है गिब्स ऊर्जा व हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में संबंध, या बोले तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ अवकल समीकरण, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ अवकल समीकरण या समीकरण बोल दो, ठीक है बच्चों। तो देखो इसको हम कैसे करते हैं, आप सभी जानते हैं इन दोनों के बारे में कि गिब्स ऊर्जा जो है उसका फॉर्मूला मेरे पास कितना होता है, G बराबर H माइनस TS, यही होता है बच्चों, मैंने आपको लिखवाया था, ठीक है। तो यहाँ से क्या करो, इसका अवकलन करो, DG इक्वल टू चेंज के फॉर्म में लिखो इसको देखो बच्चों, एक बार अवकलन मत करो इसको एक फॉर्म में और लिखो, H बराबर क्या होता है, U प्लस PV, ये भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ लिखो U प्लस PV माइनस TS। तो अब देखो DG इक्वल टू DU प्लस PDV प्लस VDP माइनस TDS माइनस SDT। तो यहाँ से देखो लिखोगे, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिएगा। अब लिखो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से, प्रथम व द्वितीय दोनों से एक साथ लिख दो, प्रथम व द्वितीय नियम से। तो प्रथम नियम हमारे पास होता है dq बराबर du प्लस PdV, dq की जगह हम TDS लिख सकते हैं सेकंड नियम से, du प्लस PdV। तो यहाँ से बच्चों du की जो फाइनली वैल्यू हमें मिलेगी TDS माइनस PdV, इस वैल्यू को 2 नंबर दीजिएगा, 2 का मान 1 में रख दो, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखिएगा बच्चों। तो DG इक्वल टू TDS माइनस PdV, ठीक है, TDS माइनस PdV। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास आएगी DG इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे DG नहीं आएगा और DU आएगा, DU है ना। तो TDS माइनस PdV प्लस PdV प्लस VDP एंड माइनस TDS माइनस SDT।
या पीडीवी से पीडीवी कैंसिल हो गया एंड टीडीएस से टीडीएस भी कैंसिल आउट हो गया। डीजी इक्वल टू फाइनली बचेगा वीडीपी माइनस एस डी टी। ठीक है बच्चों, यह वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बचेगी। ठीक है, तो अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पर हम कुछ केस लेते हैं। लिखोगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि नियत ताप पर। इट मीन्स टी जो है वो नियत हो गया, और जब नियत राशि का आप अवकलन करते हैं तो बच्चों जीरो आता है। तो इसमें ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वीडीपी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये रिलेशन आया। इसको आप कैसे लिखेंगे, अगर आंशिक अवकलन के रूप में लिखे तो डेल जी अपॉन डेल पी और वी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से डी पी इसके नीचे आएगा, और ये किस कंडीशन में आपको मिला है, कांस्टेंट टेम्परेचर टी पर। ठीक है बच्चों, तो आप इसको समीकरण नंबर देंगे 3। एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करें, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसमें हम थोड़ा आगे चलते हैं और फाइनली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखो बच्चों, हमारे पास समीकरण नंबर 3 की जो वैल्यू है उसको हम पुट करते हैं। देखिए हमारे पास g बराबर होता है बच्चों h माइनस टी एस, है ना, और हम उसको लिख सकते हैं u प्लस पी वी माइनस टी एस। तो इसमें तुम्हें किस में रिलेशन चाहिए, गिब्स ऊर्जा व हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा में। तो देखो बच्चों, इसको आप ऐसे लिख सकते हो u माइनस टी एस, इसको इसके पास ले आओ प्लस पी वी। बच्चों आपको पता होगा u माइनस टी एस को हम क्या बोलते हैं, f बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा। f प्लस पी वी भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो क्या वैल्यू हमें मिलने वाली है। तो g इक्वल टू एफ तो ऐसे कैसे रहेगा, प्लस p ऐसे कैसे, और v की वैल्यू वहाँ से रख दो ये वाली, तो डेल जी अपॉन डेल पी और t। तो बच्चों आप देख रहे हैं ये जो समीकरण है वो गिब्स ऊर्जा और हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा दोनों में रिलेशन बता रहा है। दैट मीन्स इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। तो इसको हम बोलेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। ठीक है बच्चों, इसको यहां तक आप राइट डाउन करें। चलते हैं बच्चों आगे। अब देखिएगा हमारे पास जो इसका तीसरा अनुप्रयोग है मैक्सवेल समीकरणों का, वो है जूल थॉमसन गुणांक, या बोले तो उसको जूल थॉमसन प्रभाव भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बारे में वैसे तो हम जो स्टडी है उसका पूरा प्रयोग का स्टडी वो हम यूनिट नंबर 2 में करेंगे। हालांकि यहाँ पर उसका मैथमेटिकल प्रोसेस हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वो एक तरह से मैक्सवेल समीकरणों का एक अनुप्रयोग है। ठीक है बच्चों, तो लिखिएगा थर्ड जूल थॉमसन गुणांक, जूल थॉमसन गुणांक। तो बच्चों इस गुणांक में यानी कि ये जो प्रयोग इसमें होता क्या है कि टेम्परेचर में कमी लाई जाती है। जो आपकी यूनिट नंबर 2 है वो यही है, न्यून यानी कि ताप को कैसे न्यूनतम किया जाए, उसके कुछ मेथड्स हैं, है ना। टेम्परेचर को कैसे कम किया जाए उसके कुछ तरीके हैं, वो अपन यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे। तो उनमें से एक है जूल थॉमसन प्रभाव। ठीक है बच्चों, तो जूल थॉमसन गुणांक की कुछ मैथमेटिकली वैल्यू आती है, वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। देखिएगा, तो इस प्रयोग में बेसिकली होता क्या है, इस प्रयोग के अंदर एंथैल्पी का मान नियत रखा जाता है। ठीक है, यानी कि इस प्रयोग में जो एंथैल्पी H है उसका मान नियत होता है बच्चों। तो पहली बात ये लिखेंगे, इस प्रयोग में, या हाँ ऐसे लिखो, इस प्रयोग में एंथैल्पी का मान नियत होता है। ठीक है, देखो बच्चों, अर्थात हम कहें
तो एंथैल्पी जो एच है वो कांस्टेंट रहती है, नियत। ठीक है, तो हमारे पास जो एच बराबर यू प्लस पी वी होता है, सही जानते हैं। तो देखो यहाँ से डी एच बराबर डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, डी एच बराबर डी यू प्लस पी डी वी। यहाँ से डी एच और डी यू की वैल्यू आप सभी जानते हैं, टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारे पास आएगी बच्चों। यही आएगा क्या? ठीक है, यहाँ पे अवकलन एक टर्म और आएगा वी डी पी और यहाँ पे भी वी डी पी। तो देखो बच्चों, पी डी वी से पी डी वी कैंसिल हो गया, डी एच इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली जो वैल्यू है, अब हमें पता है डी एच तो वैल्यू जीरो हो जाएगी कि एच क्या है, नियत है। लिखोगे सिंस एच बराबर नियत, इट मीन्स डी एच कितना हो गया, जीरो हो गया। तो जीरो इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी, या हम लिखें टी डी एस बराबर माइनस वी डी पी। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं इसको, डी एस इक्वल टू माइनस वी डी पी अपॉन टी। इसको आप समीकरण नंबर देंगे बच्चों 1। ठीक है, तो अब आगे लिखेंगे सिंस एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी ताप व दाब का फलन है, ताप व दाब का फलन है या फलन होती है, ऐसे लिखो। तो इसके आगे अब देखो, यानी कि एंट्रोपी जो एस है वो टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है जनरली, है ना। तो अब देखो यहाँ पर, क्योंकि एंट्रोपी जो ताप पर भी और प्रेशर दोनों पे डिपेंड करती है, इसका संपूर्ण आंशिक अवकलन करो बच्चों, संपूर्ण आंशिक अवकलन करने पर, संपूर्ण आंशिक अवकलन करिएगा तो कितना आएगा, डी एस इक्वल टू डेल एस डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी एंड डी टी प्लस डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी और डी पी। ठीक है, तो अब देखो बच्चों हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको आप समीकरण नंबर देंगे 2। समीकरण 1 और 2 को देखिएगा, समीकरण 1 व 2 से एक बार आप यहाँ तक लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, आगे इस डी एस की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट करेंगे, फिर इसको आगे मैक्सवेल समीकरण की सहायता से सोल्व करेंगे। यहाँ तक राइट डाउन करो। आगे देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं, उसके बाद देखिए। समीकरण 1 व 2 से, तो 1 और 2 से आप देख पा रहे हैं कि जो वैल्यू आने वाली है डेल एस अपॉन डेल टी पी डी टी प्लस डेल एस डेल पी टी डी पी इज इक्वल टू माइनस वी बाई टी डी पी। ठीक है बच्चों, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको समीकरण नंबर आप देंगे 3। अब लिखेंगे चतुर्थ मैक्सवेल समीकरण से, चतुर्थ मैक्सवेल समीकरण से। तो हमारे पास जो चतुर्थ मैक्सवेल समीकरण है वो क्या होता है, देखिएगा डेल एस डेल पी और डेल वी अपॉन डेल टी। यहाँ बाहर नेगेटिव साइन आएगा और यहाँ पे टी और यहाँ पे पी। ठीक है बच्चों, तो ये चतुर्थ मैक्सवेल समीकरण है। क्या करिएगा बच्चों, यहाँ से इसकी वैल्यू आप समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो देखो डेल एस अपॉन डेल पी, टी की जगह आप ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। इसको समीकरण नंबर आप 4 देंगे। समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान
समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रखेंगे तो क्या मिलेगा देखो, डेल एस अपॉन डेल टी पी डी टी, यहाँ पे प्लस से माइनस आ जाएगा इस वैल्यू को रखते ही, तो डेल वी अपॉन डेल टी पी एंड डी पी इज इक्वल टू माइनस वी बाई टी एंड डी पी। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिएगा इसमें जो फाइनली वैल्यू हमें मिलने वाली है, देखिए बच्चों इसको पूरे इक्वेशन को आप t से मल्टीप्लाई करा दो, तो t डेल एस अपॉन डेल टी पी डी टी माइनस टी डेल वी अपॉन डेल टी पी डी पी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस वी डी पी। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको आप उधर भेज दीजिएगा, t डेल एस डेल टी पी डी टी इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर डी पी, और ये कितना है माइनस वी डी पी। ठीक है, तो टी इसको आप प्रेशर कांस्टेंट है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा, टी डेल एस अपॉन डेल टी, ठीक है, और ये कांस्टेंट प्रेशर ही था नहीं, डेल एस अपॉन डेल पी, डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी। ओके, अब देखो डेल एस अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर पी डी टी इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, टी डेल एस अपॉन डेल टी पी माइनस ये वाली वैल्यू बनेगी v, और यहाँ पे आ जाएगा कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे अपने पास dp। एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे v है ना, तो यहाँ पे v करो ना, ये v आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ तक लिखो, उसको हम आगे सोल्व करते हैं। राइट डाउन करो यहाँ तक। इसके आगे देखो बच्चों, अब हम इसका जो वैल्यू फाइंड करेंगे, देखो t डेल एस, इस t को आपने अंदर लिया, t डेल एस एंड डेल टी p एंड डी टी इज इक्वल टू t डेल v एंड डेल टी p माइनस v एंड डी पी। ठीक है बच्चों, ये देखो ऊष्मागतिकी के सेकंड नियम से इसके में क्या हो जाएगा, डेल क्यू अपॉन डेल टी, ये कितना टी डी एस डी क्यू हो जाएगा ना, एंड पी, और ये डी टी, टी डेल वी डेल टी, और ये पी माइनस वी एंड डी पी, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम इसको एक टर्म देंगे नया, परिभाषा जो देखिएगा आपके सामने, कि स्थिर दाब पर, सिंस स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष ऊष्मा में परिवर्तन की दर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी तो क्या आएगा, इसको हम Cp से डिनोट करेंगे, और डेल Q बाई डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम Cp बोलेंगे। इस P का मतलब क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो टेम्परेचर के सापेक्ष हीट इसमें ऊष्मा में जो परिवर्तन आएगा उसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो हम बच्चों इसमें लिखेंगे Cp dt
इस पूरे ब्रैकेट की जगह सी पी आ गया डी टी एंड टी डेल वी डेल टी पी माइनस वी एंड डी पी। आगे देखिए बच्चों, तो फाइनली हम जूल थॉम्सन गुणांक की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। यहाँ से देखो इस सी पी को आप इधर ले जाएंगे और डी पी को इसके नीचे ले आओ। डी टी बाई डी पी इज इक्वल टू 1/CP टी डेल वी एंड डेल टी पी माइनस वी। ठीक है, डी पी तो आपने इधर ले लिया। और बच्चों ये जो पूरा कार्यक्रम है वो कांस्टेंट एंथैल्पी पे हो रहा है ना, क्योंकि जूल थॉम्सन जो प्रभाव इसके अंदर एंथैल्पी का मान नियत लिया जाता है। तो ये बच्चों जो आपके पास इक्वेशन आई है इसे हम जूल एक मिनट आप यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद देखो अभी नीचे एक चीज़ और लिखे थोड़ा सा, सिंस स्थिर एंथैल्पी पर दाब के सापेक्ष ताप में परिवर्तन जूल थॉम्सन गुणांक कहलाता है। जूल थॉम्सन गुणांक कहलाता है, जिसे म्यू एच से व्यक्त करते हैं, जिसे बच्चों म्यू एच से हम डिनोट करेंगे। जिसे म्यू एच से व्यक्त करते हैं। तो बच्चों इस वैल्यू को हम म्यू एच से बोलेंगे, तो म्यू एच इक्वल टू डी टी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी। ठीक है, तो आप फाइनली जब वैल्यू पुट करेंगे म्यू एच इक्वल टू 1/CP टी डेल वी डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड वी। ठीक है, और ये फाइनली आपके पास जो एक्सप्रेशन आया बच्चों इसे हम जूल थॉम्सन गुणांक बोलते हैं। जूल थॉम्सन गुणांक का व्यंजक है ना, ये जूल थॉम्सन गुणांक का व्यंजक है। तो बच्चों ये हमने जूल थॉम्सन गुणांक का जो हमारा एप्लीकेशन था हमने कंप्लीट किया। अब इसी के अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो हम आदर्श गैस के लिए जो जूल थॉम्सन गुणांक निकालेंगे और एक वास्तविक गैस के लिए हम जूल थॉम्सन गुणांक की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, हम जूल थॉम्सन गुणांक की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले आदर्श गैस के लिए। तो लिखेंगे इसी में ए पॉइंट, आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक, जूल थॉम्सन गुणांक अर्थात हम म्यू एच की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं बच्चों। किसके लिए? आदर्श गैस के लिए। तो सभी हम जानते हैं आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है बच्चों? आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, पीवी बराबर एनआरटी। ठीक है, अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए नहीं, एन बराबर कितना लोगे 1, एन यहाँ पे मोलों की संख्या है, पीवी बराबर आरटी। ठीक है बच्चों, अब हमें देखो इसके अंदर हमें क्या चाहिए? डेल वी बाई डेल टी चाहिए। तो v का t के सापेक्ष अवकलन करना चाह रहे हैं हम, है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर p। तो आप v को इधर रख लो और आर टी बाई पी को इधर भेज दो। ठीक है, तो यहाँ देखोगे इसका आप t के सापेक्ष अवकलन कर दो, t के टेम्परेचर के सापेक्ष अवकलन करने पर। और कब अवकलन करोगे? जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, यानी लिख देना p कांस्टेंट रहना चाहिए। यहाँ पे p कांस्टेंट रखना है। तो देखो डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर p, दैट मीन्स बच्चों आर वैसे ही कांस्टेंट होता है और p तो वैसे ही कांस्टेंट कर दिया हमने,
क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ जूल थॉम्सन गुणांक। तो बच्चों यहाँ से टी के सापेक्ष 1 हो गया, तो R/P हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर देंगे 1। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए डायरेक्टली। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसमें फाइनली हम करें तो लिखेंगे अतः जूल थॉम्सन गुणांक की परिभाषा से या जूल थॉम्सन गुणांक सूत्र से, क्या सूत्र था देखो, म्यू एच इक्वल टू 1/Cp टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर P माइनस वी। तो म्यू एच इक्वल टू 1/Cp टी डेल वी बाई डेल टी पी की वैल्यू है R/P माइनस वी। बच्चों इसको सोल्व कीजिएगा थोड़ा सा, 1/Cp RT, इसको आप ऐसे लिख लो R इंटू टी, तो R इंटू टी की वैल्यू यहाँ से ले लो PV, कितनी है PV, और नीचे वैसे P है माइनस वी। तो म्यू एच 1/Cp, बच्चों आप देख रहे हो P से P कैंसिल आउट हो गया, V माइनस वी, और कितना हो गया बच्चों ये म्यू एच इक्वल टू 0। डैट मीन्स बच्चों इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि बच्चों जब आप आदर्श गैस को किसी सरेंद्र डांट से गुजारते हैं, ठीक है, यह बात अपन मिनट सेकंड में करेंगे वैसे, तो बच्चों इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि आदर्श गैस जो है वो जूल थॉम्सन प्रभाव प्रेक्षित नहीं करती, अर्थात वो जूल थॉम्सन प्रभाव नहीं दर्शाती है। कौन? आदर्श गैस। यानी आदर्श गैस के ताप में आप कमी नहीं ला सकते, किसकी सहायता से? जूल थॉम्सन प्रयोग की सहायता से। ठीक है बच्चों, तो म्यू एच की वैल्यू इसके लिए कितनी आएगी? 0। तो आपके से परीक्षा में पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक का मान कितना होता है, तो आप बता के आएंगे 0। और आपसे छोटा सा डेरिवेशन भी करवा सकते हैं अगर 1.5 नंबर में आए कि आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक की वैल्यू फाइंड कीजिए। यानी आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं बच्चों, है ना, 1.5 नंबर के, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसको करके आएंगे ऐसे, है ना। उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक राइट डाउन करें, उसके बाद हम वास्तविक गैसों के लिए देखते हैं कितना आता है। ठीक है, यहाँ तक राइट डाउन करो। अब हम इसका यानी कि हमने आदर्श गैस के लिए देख लिया जूल थॉम्सन गुणांक। अब हम वास्तविक गैसों के लिए बात करते हैं ना, तो लिखेंगे वास्तविक गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक। देखिए बच्चों, हम जानते हैं वास्तविक गैस समीकरण। बच्चों वास्तविक गैस को वांडरवाल गैस भी बोला जाता है ना, जब तुम केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे वांडरवाल गैस, तो उसका भी समीकरण यही होता है P + A/V² एंड V - V = RT। ठीक है बच्चों, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R गैस नियतांक है, T टेम्परेचर है, एंड A और B क्या है बच्चों? कांस्टेंट राशियां हैं। ओके, अब देखिएगा हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जूल थॉम्सन गुणांक की वैल्यू चाहिए। हम जानते हैं बच्चों जूल थॉम्सन गुणांक का जो फॉर्मूला था म्यू एच इक्वल टू 1/Cp टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर P माइनस V, ये था अपने पास। तो बच्चों हमें इस क्वांटिटी की जरूरत है, ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है इस इक्वेशन से। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इसको फाइंड करने के लिए कुछ प्रोसेस हम अपनाएंगे। उसमें देखिएगा P + A/V², इस V - B को आप इधर ले जाएंगे, RT/V - B। ठीक है, अब कांस्टेंट प्रेशर है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा P का, तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा 2A/V³। V² करोगे तो ना, और V का करोगे तो फिर डेल V/डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर P, टेम्परेचर के सापेक्ष में। यहाँ पर देखो बच्चों R आप बाहर कर लीजिएगा, इस क्वांटिटी का अवकलन करना है आपको इसका। ठीक है, तो T का होगा 1, T के सापेक्ष कर रहे हैं अपन, और V - B ऐसे कैसे -T एंड V - B का स्क्वायर एंड डेल V अपॉन डेल T, बिकॉज V का फिर से होगा डेल V/डेल T एट कॉन्स्टेंट
टेम्परेचर पे। ठीक है बच्चों, तो ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इसको हम थोड़ा सा सोल्व करें तो ये आएगा -2a/v³ del v अपॉन del t p r/v माइनस v माइनस RT v माइनस b का स्क्वायर एंड del v अपॉन del t एट कांस्टेंट प्रेशर P। ठीक है, ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई। अब आगे देखो बच्चों, हमारे पास जो del v बाई del t की टर्म आ रही है उसको एक तरफ कीजिएगा, क्योंकि हमें इसकी ही वैल्यू निकालनी है। तो इसको आप इधर लाइएगा, ट्रांसफर कर दीजिएगा इधर। तो कितना आएगा बच्चों, RT अपॉन v माइनस बी का स्क्वायर एंड del v अपॉन del t एट कांस्टेंट प्रेशर P माइनस 2a अपॉन v³ एंड del v अपॉन del t एट कांस्टेंट प्रेशर P इज इक्वल टू R अपॉन v माइनस b। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो बच्चों, RT अपॉन v माइनस b का स्क्वायर माइनस 2a अपॉन v³ एंड del v अपॉन del t की पावर एट कांस्टेंट प्रेशर P इज इक्वल टू R अपॉन v माइनस b। ठीक है बच्चों, यहाँ से बच्चों इस टर्म को आप कॉमन लीजिएगा तो RT v माइनस b का स्क्वायर 1 माइनस 2a v माइनस b का स्क्वायर एंड ये आ जाएगा अपने पास R t एंड v³। ठीक है बच्चों, एंड ब्रैकेट बंद करेंगे यहाँ से एंड del v अपॉन del t एट कांस्टेंट प्रेशर P R अपॉन v माइनस b। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, R से R कैंसिल हो जाएगा, एक पावर इसकी भी कैंसिल हो जाएगी नीचे से। ठीक है, तो यहाँ बचेगा t 1 माइनस 2a v माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर देखिएगा आप v कॉमन लीजिए तो v स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस b अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, और नीचे RT v³ del v del t p और ये हो जाएगा R अपॉन v माइनस b। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक छोटी सी बात आपके सामने, सिंस जो हमारे पास v है वो b से बच्चों बड़ा है। आप देख पा रहे हैं, जैसा इक्वेशन में देख लीजिए, v b से बड़ा है तभी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो v ग्रेटर देन b है बच्चों, दैट मीन्स जब हम इस छोटी क्वांटिटी में बड़ी क्वांटिटी का डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमें छोटी मिलेगी बच्चों। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वन के रेस्पेक्ट में इसको नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि 1 से छोटी क्वांटिटी मिलेगी और हम 1 के रेस्पेक्ट में इसको नेगलेक्ट करेंगे तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। दैट मीन्स ये ब्रैकेट पूरा ही क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो 2a v स्क्वायर ये बचेगा, तो यहाँ से v स्क्वायर से v³ भी कटेगा। तो देखो t 1 माइनस 2a अपॉन R t और v यही बचेगा बच्चों, एंड del v अपॉन del t एट कांस्टेंट प्रेशर P। और देखिए बच्चों, यहाँ पर ये वैल्यू थोड़ी आई है, ये तो कैंसिल हो गया ना यहाँ से, तो यहाँ पर 1 बचेगा ओनली। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं बच्चों अपन आगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, एक चीज हमारे पास, ये एक पावर कैंसिल हुई थी उधर से,
तो यहाँ पे v माइनस वी भी आएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर v माइनस वी को मैं उधर भेज देता हूँ, तो t और डेल v बाई डेल टी पी को इसके पास लिख लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनली वैल्यू आएगी वो आ रही है 1 माइनस 2a अपॉन आर टी वी इज इक्वल टू वी माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो t डेल v डेल टी पी इज इक्वल टू वी माइनस वी, और इस ब्रैकेट को पूरे को मैं उधर भेज रहा हूँ, तो 1 माइनस 2a आर टी वी, लेकिन क्या लगेगा इनवर्स। अब बच्चों यहाँ पर आप बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, तो लिखेंगे बाइनोमियल थ्योरम 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, ये वाली है ना, तो या फिर आप तो 1 प्लस एक्स की पावर एन वाली देख लो, 1 प्लस एन एक्स है ना, ये अपने पास चलता है। हमें ओनली 2 ही टर्म चाहिए बच्चों, क्योंकि जब ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसकी पावर हाई होती जाएगी, और अभी मैं आपको समझाता हूँ हम उच्च घातों को क्या करेंगे, यहाँ पे नेगलेक्ट करेंगे बच्चों। तो देखिएगा हम यहाँ पर ओनली लोअर पावर ही यहाँ पे लेंगे, तो टी डेल वी डेल टी पी वी माइनस वी, और लिखेंगे 1 प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a आर टी वी। ठीक है, और बच्चों जैसे अपन आगे जाएंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा बच्चों, कहने का मतलब 2a अपॉन आर टी वी का स्क्वायर आएगा बच्चों। ठीक है, जबकि हमने यहाँ पर देखा है कि v बहुत बड़ा है, तो जब v बड़ा है बच्चों तो स्क्वायर करेंगे तो ये और भी बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स बच्चों उसका डिवाइड करेंगे तो वो और भी छोटी वैल्यू देगा हमें। दैट मीन्स हायर वैल्यूज को हम यहाँ से नेग्लिजिबल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ओनली 2 ही टर्म लेंगे, आप साइड में लिख देना उच्च घातों को नगण्य मानने पर। तो बच्चों हमारे पास जो जूल थॉम्पसन गुणांक की फाइनली वैल्यू है वो आ चुकी है, यानी कि d डेल वी डेल टी पी, यहाँ से अंदर ले जाएगा v माइनस वी को, प्लस 2a v माइनस बी एंड आर टी वी। बच्चों यहाँ भी एक अपने को अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, देखिएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, क्योंकि समीकरण थोड़ा बड़ा है इसका, है ना। तो देखो t डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट प्रेशर p, यहाँ पे देखो v माइनस वी तो ऐसे कैसे रहेगा, प्लस यहाँ पे देखना बच्चों मैं यहाँ से v कॉमन ले रहा हूँ, तो 2a v कॉमन लिया मैंने, 1 माइनस बी अपॉन वी। ठीक है, एंड अपॉन में कितना है आर टी वी, तो यहाँ से v से v कैंसिल आउट हो गया, t डेल वी डेल टी पी v माइनस बी, प्लस यहाँ पे देखो जो वही घटना हो रही है, ये वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी एक की तुलना में, तो इसको नगण्य मान देंगे, तो 2a अपॉन आर टी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आई है बच्चों, हम इसको समीकरण नंबर 1 देंगे। और अब हम जानते हैं फ्रॉम जूल थॉम्पसन कोफिशिएंट, जूल थॉम्पसन गुणांक की परिभाषा, यानी उसका सूत्र क्या है, तो लिखेंगे सिंस म्यू एच इक्वल टू 1 अपॉन सी पी टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी माइनस वी। ठीक है, तो बच्चों इसमें देखो ये पूरी वैल्यू हमारे पास ये रही, समीकरण 1 से इसमें मान रख दो, क्या आएगा, म्यू एच बराबर 1 अपॉन सी पी वी माइनस वी प्लस 2a अपॉन आर टी माइनस वी। वी से वी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, म्यू एच इक्वल टू 1 अपॉन सी पी और 2a अपॉन आर टी माइनस बी। तो बच्चों ये वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्पसन गुणांक की वैल्यू हमें प्राप्त होती है। तो बच्चों ये वास्तविक गैसों के लिए क्या है, जूल थॉम्पसन कोफिशिएंट का व्यंजक है। ठीक है, तो आज हम बच्चों यहीं तक करेंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इस यूनिट का समापन कर देंगे बच्चों, और फिर हमारा नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आप पढ़ते रहिएगा और जितना पढ़ाया जा रहा है उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, यही आपका काम है। ठीक है बच्चों, सिलेबस कराना हमारा काम है, हम बिल्कुल टाइम से आपका सिलेबस करवा देंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल प्यारे विद्यार्थियों। ओके, थैंक यू।